नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी जेएनयू से छात्रों में हुए टकराव की, देश में बढ़ते सांप्रदायिकरण पर राहुल गांधी के सवाल की, बताएंगे बीजेपी को हटाने का किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या बताया फॉर्मूला, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्यों खड़ा किया मंदिर विवाद, बात करेंगे बागियों पर कांग्रेस की सख्ती की, पाकिस्तान में नए पीएम के चुनाव की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और शिवसेना आई आमने सामने। फडणवीस बोले गठबंधन के कारण शिवसेना हिंदुत्व पर नरम। उद्धव का जवाब, हमने भाजपा छोड़ी, हिंदुत्व नहीं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पीएम मोदी को चेतावनी, जल्द बनाई जाए कृषि नीति, नहीं तो किसान बीजेपी को सत्ता से कर देंगे बाहर। एक और सपा विधायक पर योगी सरकार की कार्रवाई। कैराना विधायक नाहिद हसन की संपत्ति की गई जब्त, मंडी शुल्क न चुकाने पर हुई कार्रवाई, जेल में बंद है नाहिद हसन। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी। सेंसेक्स 483 अंकों की गिरावट के साथ 58,965 अंक पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 109 अंकों की गिरावट के साथ 17,675 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। मामला छात्रों के गुटों में हुए टकराव का है। वामपंथी छात्र संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों के बीच हुए विवाद में कई छात्र घायल हुए हैं। छात्र गुट एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। रविवार का दिन और रामनवमी, इस पर्व पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विवाद खड़ा हो गया। नॉनवेज को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों में इस कदर बहस हुई कि देखते ही देखते वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। एबीवीपी संगठन के छात्रों का कहना है कि लेफ्ट के छात्रों से रामनवमी का प्रोग्राम देखा नहीं गया और रामनवमी और इफ्तार पार्टी का समन्वय बिगाड़ने के लिए वामपंथियों ने हमला किया। वहीं दूसरी ओर लेफ्ट छात्रों का कहना है कि एबीवीपी की डिमांड थी कि मेस में सिर्फ वेज खाना बने और इसलिए पत्थर चलाया गया, जिससे मेस का शीशा टूट गया। छात्र घायल हो गए। कावेरी हॉस्टल की मेस कमेटी ने कहा कि एबीवीपी ये झूठ फैला रही है कि छात्र नॉनवेज नहीं खाना चाहते थे। कहा गया कि मेस वार्डन ने 9 अप्रैल को कहा था कि नॉनवेज ना बनाया जाए, लेकिन जब उनसे लिखित में जवाब मांगा गया तो कोई जवाब नहीं आया। जेएनयू-एसयू कन्वीनर आदर्श कुमार ने कहा कि कावेरी मेस में मेन्यू पहले से तय होता है। 25 लोगों की टीम ये तय करती है। इसमें वेज और नॉनवेज दोनों होता है। एबीवीपी के लोगों ने जबरदस्ती नॉनवेज नहीं बनाने का दबाव बनाया, हंगामा किया और कम्युनल बात करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसका विरोध करने के लिए हम वार्डन के पास गए तो वहां पुलिस पहुंची हुई थी। पुलिस के सामने उन लोगों को बंधक बना लिया गया, वहां मारपीट की गई, ट्यूबलाइट से हमला किया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस घटना पर एबीवीपी के जेएनयू के अध्यक्ष रोहित कुमार का कहना है कि एबीवीपी का नाम लेकर जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है। वहीं विवाद आगे बढ़ने पर लेफ्ट विंग के छात्रों ने वसंत कुंज थाने का घेराव किया। लेफ्ट से करीब 200 से 250 छात्रों ने वसंत कुंज थाने का घेराव किया। थाने के सामने नारे लगाए और ढपली बजाई। जहां एक तरफ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। खाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, अब एफआईआर दर्ज हो रही है। मोदी राज में शिक्षा का भी राजनीतिकरण हो गया है। इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है, जहां जगह जगह से टकराव की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश के कुछ राज्यों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और गौर करने वाली बात ये है कि ये वही राज्य हैं जहां इस साल के अंत और 2023 में चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि इन घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अपने फायदे के लिए 2 संप्रदायों को लड़ाकर वोट बटोरने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें आई, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, घृणा, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए एक न्यायपूर्ण समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हों।
राहुल गांधी का ये ट्वीट उस दौरान आया है जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक इन सभी राज्यों से लगातार विवादों की खबरें आ रही हैं। बता दें कि बीते दिन मध्य प्रदेश के 2 जिलों में रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक टकराव हुआ। टकराव की पहली घटना खरगोन जिले में हुई, जहां लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि इसी तरह की घटना बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में भी हुई। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, आगजनी की घटनाएं हुई जिसमें कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। अधिकारियों को 3 क्षेत्रों में कर्फ्यू और पूरे शहर में सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ऐसी ही एक घटना गुजरात के सावरकांठा में भी देखने को मिली। वहीं इससे पहले नव संवत्सर पर राजस्थान करौली में भी ऐसी हिंसा भड़की थी और वहां सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। वहीं राजस्थान कैबिनेट में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी और आरएसएस को करौली हिंसा का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, करौली हिंसा बीजेपी और आरएसएस ने फैलाई है। जुलूस ले जाकर बीजेपी ने दंगा करवा दिया, कांग्रेस ने दंगे कंट्रोल किए। अब विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन घटनाओं ने देश की शांति को भंग कर दिया है। बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण से सत्ता हासिल करने का रास्ता सबसे आसान है। ऐसे में विपक्ष के पास क्या रास्ता है? किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी का सामना करने के लिए विपक्ष को फॉर्मूला बताया है। विपक्ष भी इस फॉर्मूले की बात तो करता है, लेकिन इस पर अमल नहीं करता है। तो क्या है टिकैत का फॉर्मूला? देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त बीजेपी देश की सबसे ताकतवर पार्टी है और उसके नेता ये मानते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। मगर किसानों के आंदोलन ने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया था। अब 2024 के चुनावों के पहले जहां गैर बीजेपी दल इस कोशिश में हैं कि विपक्षी मोर्चा बनाकर बीजेपी को हराया जाए, वहीं इस मुहिम में अब राकेश टिकैत भी जुड़ गए हैं। अब राकेश टिकैत ने फॉर्मूला बताया है कि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। टिकैत ने कहा है कि सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठक करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तेलंगाना के किसानों से फसलों की खरीद को लेकर तेलंगाना भवन पर जनप्रतिनिधियों के चल रहे धरना को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है, जिसकी सफलता के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के लिए स्थान और तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की जानी चाहिए और ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की मदद की जरूरत है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। किसान नेता ने कहा कि 13 माह के आंदोलन के बाद किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित करने की घोषणा की और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा से इसके लिए 2-3 नाम मांगे गए। मोर्चा की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया और पूछा गया कि समिति में कितने लोग होंगे और उसकी शक्ति क्या होगी, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनमाने ढंग से समिति का गठन करना चाहती है और उसके निर्णय को किसानों पर थोपना चाहती है, जिसे किसान कभी सफल नहीं होने देंगे। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए और इससे कम कुछ उसे मंजूर नहीं है। अब राकेश टिकैत ने भी विपक्षी एकता पर जोर दिया है। देखना होगा कि किसानों के नाम पर सारे दल एकजुट होते हैं या नहीं। विपक्षी दल एक हो जाएं तो बीजेपी का आसानी से सामना कर सकते हैं। विपक्ष के बीच इसकी कोशिश भी चल रही है। दूसरी ओर बीजेपी अपनी ही रणनीति पर चल रही है। हर राज्य में वो विवाद खड़ा कर रही है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। यहां बीजेपी ने मंदिर के नाम पर विवाद शुरू कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला? देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव जीतने के लिए विवादित मुद्दे खड़े करना बीजेपी की पुरानी आदत है। जिस राज्य में चुनाव होता है, बीजेपी वहां किसी न किसी धार्मिक मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लग जाती है और ऐसा ही कुछ उन सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है जहां 2023 में चुनाव है। चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से विवादों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके इतर अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक और मुद्दा उठा दिया है, जिसे चुनाव में वोट पाने के लिए खूब भुनाया जाएगा और वो मुद्दा है रायसेन का शिव मंदिर। और ये मोर्चा संभाला है प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने। दरअसल उमा भारती रायसेन किले के सोमनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने कहा, हम मंदिर तोड़ना नहीं चाहते बल्कि इसका ताला खुलवाना चाहते हैं। ये ताला तो बहुत छोटा है, मेरे घूंसे से भी टूट जाएगा। जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक के लिए अन्न त्याग रही हूँ। सरकार पुरातत्व विभाग से चर्चा करके नियम के द्वारा इसे खुलवाए।
मंदिर खुलवाने के लिए अनशन पर बैठी उमा भारती ने 4 दिन पहले रायसेन के शिव मंदिर में जलाभिषेक की घोषणा की थी। उमा भारती ने ट्वीट में कहा था कि मान्यता है कि नवरात्रि के बाद के पहले सोमवार को शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। 11 अप्रैल को गंगोत्री से लाए हुए गंगाजल से रायसेन के सोमेश्वर धाम में गंगाजल चढ़ाऊंगी, अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगूंगी। उमा भारती की इस जिद से बीजेपी को अच्छा मौका मिल गया है, जिसे वो अपने फायदे के लिए भुना रही है। कयास है कि उमा भारती मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो रही है। ऐसे में उनका सपना सच होगा या नहीं और बीजेपी का धार्मिक ध्रुवीकरण मध्य प्रदेश में काम कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जोड़ तोड़ से सत्ता में आई बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सभी पैंतरे अपना रही है। मध्य प्रदेश में भी मंदिर विवाद साधु संतों को आगे कर मामला गरमाने की कोशिश है ताकि चुनावों में इसका लाभ लिया जा सके। उमा भारती भी इसी के सहारे राजनीति में सक्रिय होने का मौका ढूंढ रही हैं, जबकि कांग्रेस बीजेपी की इस राजनीति को समझ रही है। लेकिन कांग्रेस को अपनों की चुनौती भी मिल रही है, लेकिन अब पार्टी ने बागियों को लेकर सख्त रवैया अपनाने का संकेत दे दिया है और इसकी शुरुआत पंजाब से ही हुई है। कांग्रेस ने अब 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने सभी नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि या तो वो पार्टी की नीति को स्वीकार करें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कोई शिकायत हो तो उसे पार्टी फोरम पर उठाएं। सार्वजनिक मंचों से पार्टी की छवि को खराब ना करें। कांग्रेस के हालिया फैसलों को देखकर ये समझा भी जा सकता है। सबसे पहले पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव को नजरअंदाज कर वहां अमरिंदर सिंह बराड़ को प्रदेश प्रधान बनाया गया, तो प्रताप सिंह बाजवा को विधायक दल का नेता चुना गया। बाजवा ही विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। सिद्धू के करीबी और अमरगढ़ के पूर्व विधायक सुरजीत सिंह धीमान को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि धीमान ने नए अध्यक्ष को अपरिपक्व, अवसरवादी और भ्रष्ट बताया था, जिसके बाद कयास ये भी है कि अगला नंबर नवजोत सिंह सिद्धू का भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अब बागियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। ऐसे में पार्टी की अनुशासन समिति ने पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ को नोटिस भेजा है। इसके अलावा केरल के सीनियर नेता केवी थॉमस को भी नोटिस दिया गया है। दोनों ही नेताओं से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। सुनील जाखड़ को पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर लगातार बयान देने और केवी थॉमस को हाईकमान की रोक के बाद भी सीपीएम के सेमिनार में जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। केवी थॉमस के रवैये के खिलाफ हाईकमान को केरल यूनिट ने भी शिकायत की थी, जिसके बाद हाईकमान ने उन्हें हिदायत दी थी कि वो सीपीएम की ओर से आयोजित हो रहे सेमिनार में हिस्सा ना ले, लेकिन उन्होंने हाईकमान के आदेश का पालन नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने अब बागियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। आलाकमान ने पार्टी को कमजोर करने वाले सभी नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है और अब अपनी इस रणनीति के जरिए ही पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। गौरतलब है कि पंजाब में पार्टी को अपने ही नेताओं के बयानों के चलते काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में पार्टी अभी से बागियों से दूरी बना रही है, जिससे उसे आगे नुकसान ना हो। सुनील जाखड़, केवी थॉमस को नोटिस देकर पार्टी ने सिद्धू को भी साफ संकेत दे दिए हैं कि अब उनकी अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस खुद को मजबूत करने की तैयारी में है, तो पाकिस्तान में 2 दिन पहले तक पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले इमरान खान मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सत्ता तो पहले ही चली गई थी और अब उन्होंने असेंबली से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस बीच पाकिस्तान को नया पीएम भी मिल गया है। पाकिस्तान की सियासत इस कदर करवट लेगी किसी ने सोचा नहीं था। बदलते वक्त के साथ सियासी हालात बदले, सदन में बैठे नेताओं के पद बदले। जो कल तक सत्ता का स्वाद चख रहे थे वो बाहर होते दिखे और जो विपक्षी बन हंगामा कर रहे थे उनके लिए सरकार बनाने के द्वार खुले। इस तस्वीर के बदलने के साथ ही राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। सदन में सत्ता के लिए संग्राम छिड़ गया है। दरअसल पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री को चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ का पीएम बनना तय हो चुका है। इमरान खान की पार्टी के तमाम सांसदों और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफा देने से पहले इमरान खान ने कहा कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान की आजादी के लिए नए सिरे से संघर्ष करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के पीएम पद की दौड़ से हटने के बाद शहबाज शरीफ पीएम की रेस में अकेले कैंडिडेट रह गए हैं, यानी अब उनके लिए चुनाव सिर्फ खाना पूर्ति रहा।
और उन्हें सदन का नेता चुन लिया गया। आज रात को शहबाज शरीफ पीएम पद की शपथ ले लेंगे। इससे पहले इमरान खान ने देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने अपने सभी समर्थकों से अपील करते हुए कहा था कि वो सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि अमेरिका के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराई गई है। इमरान के बुलावे पर उनके हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ चौकीदार चोर हैं के नारे भी लगाए गए। अब जब सत्ता से विदाई हुई है तो इमरान खान का बौखलाना तो तय है, लेकिन वहीं विपक्ष गदगद हुए जा रहा है। आखिर उसे सत्ता मिल गई है। पीएम बनने से ठीक पहले शरीफ ने कहा कि हम बदले की राजनीति को कतई बढ़ावा नहीं देंगे, किसी के खिलाफ भी बेवजह कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब भले ही शरीफ आश्वासन दे रहे हो, लेकिन देखना होगा कि सत्ता में आने के बाद उनकी शराफत कितनी नजर आती है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। हर दिन बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन देश की जीडीपी बढ़ाने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने जनता की जेब खाली कर दी है और सरकार महंगाई पर कोई ब्रेक नहीं लगा रही है। लेकिन विपक्ष भी सरकार के इस मनमौजी रवैये के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहा है। कांग्रेस पूरे देश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जो आज भी जारी है। तो आज कहां है प्रदर्शन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में पिछले 20 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। यानी अगर गौर करें तो सरकार ने पिछले साल दीपावली के दौरान जितने पैसे कम किए थे, लगभग उतने ही बढ़ा चुकी है। अब सरकार के धोखे और लगातार होती इस बढ़ोतरी से जनता त्रस्त है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी और खाने पीने की चीजों की कीमतें भी रुलाने लगी हैं। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। ऐसे में विपक्ष ने ये मोर्चा संभाल लिया है और सरकार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। 31 मार्च से कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आज कांग्रेस ने चेन्नई में भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने जनता की हालत बयां करने की कोशिश की। पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर को फूलों की माला पहनाई और सिलेंडर की अर्थी उठाते भी नजर आए। साथ ही कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाथ में थाली लिए भी देखा गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बढ़ी कीमतों को जल्द वापस लिए जाने की मांग की। कांग्रेस लगभग 10 दिनों से सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार ने विपक्ष की आवाज ना तो संसद में सुनी, ना ही सड़क पर सुन रही है। लेकिन विपक्ष हार नहीं मान रहा है और सरकार के खिलाफ उसका प्रदर्शन जारी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक विपक्ष की आवाज को अनसुना करती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।